हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके माइक्रोबायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, वह स्टरलाइजेशन। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा और इसके काफी सारे पार्ट्स बनेंगे, लेकिन यकीन मानिए कि ये टॉपिक को हम इतना इजी बना के रखेंगे आपके लिए कि आपको इससे अच्छा टॉपिक कुछ और लगेगा नहीं। उसके लिए आपको बस जरूरत है कुछ बेसिक चीजों को फॉलो करने की, वह हर एक वीडियो का सीक्वेंस वाइज फॉलो करिएगा। दूसरा, जो हम डेली लाइफ से एग्जाम्पल निकाला करके लाएंगे, उस एग्जाम्पल को आप खुद घर में करने की कोशिश करिएगा ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए बूस्ट अप कर सकें, इसको फिक्स कर सकें। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ स्टरलाइजेशन। क्या हमने घर में कभी कुछ बेसिक चीजों को होते हुए देखा है? या अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो क्या अभी आपने उनको फीडिंग करने के लिए इस तरह के बॉटल्स का यूज किया हुआ, फीडिंग बॉटल्स का? अगर आपने इनको यूज किया है तो सबसे जरूरी क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस बॉटल को हर बार ऐसे के ऐसे यूज कर लेते हैं? क्या हर बार फीडिंग करने के बाद उसको वापस फिल करके फीडिंग करना स्टार्ट करते हैं? हर डे यही प्रोसेस चालू होता है? आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। आप इसे पहले बॉइल्ड वाटर में स्टीम से, या तो फिर आप डायरेक्टली किसी बॉटल के ऊपर रख करके स्टीम से, या तो मार्केट में जो स्टेरिलाइजर आते हैं, स्टीम स्टेरिलाइजर आते हैं, उनको यूज करते हुए इनके बॉटल्स के हर एक पार्ट को, इंडिविजुअल पार्ट को क्लीन करते हैं। वही इन सीक्वेंस अगर आगे बढ़ाएं तो आपके घर में छोटे बच्चे होंगे जिनकी उम्र अब धीरे धीरे बढ़ रही होगी, तो उनकी टीथर के लिए, उनके गम्स को सूद करने के लिए जो हम टीथर यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथर, इनको भी हम हर एक बार यूज करने के बाद नेक्स्ट टाइम में यूज करने से पहले क्लीन करते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं। इनके पीछे का कारण क्या है? इनके पीछे का कारण यह है कि इनमें जो भी जर्म्स प्रेजेंट होंगे, जो भी मुंह में लगा होगा, जो भी रुक के रखे गए होंगे, इनमें जो जर्म्स रखा हुआ होगा वो नेक्स्ट यूज के टाइम में वो आपके बच्चे के अंदर मूव कर सकते हैं। सो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको किल करने के लिए आप इसे बॉइलिंग वाटर में रखते हो थोड़ी देर के लिए, या तो उसे स्टीम के ऊपर रखते हैं, या तो ऑटोमेटिक जो स्टीम स्टेरिलाइजर आते हैं उनमें हम इसको यूज करके आसानी से माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। केवल ये एग्जांपल अभी काफी नहीं है, अभी मैं आपको बहुत सारे डेमो देने वाला हूं ताकि इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली हम समझ सकें। इसमें हमने किस चीज को यूज किया? हमने इसमें या तो बॉइलिंग वाटर को यूज किया, या तो बॉइलिंग वाटर से निकलने वाले स्टीम के ऊपर रख करके, यानी कि स्टीम को रख करके यूज किया। सो दिस इज टाइप ऑफ हीट जिसके अंदर हमने स्टीम या वाटर को यूज किया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, बहुत कॉमन सा, कि आपके घर में कुछ इस तरह के नीडल्स और सिरिंज होंगे, और इस तरह के कुछ एम्प्यूल्स भी होंगे, वायर्स भी होंगे, अलग अलग टाइप के मेडिकमेंट के कंटेनर होंगे। आजकल तो आप इस तरह के प्लास्टिक के डिस्पोजेबल सिरिंज देख रहे हैं, जिसको डिस्पोवेन, एक बार यूज करिए उसको थ्रो आउट कर दीजिए। कुछ समय पहले वापस चले जाइए, शायद आपने ये चीज ना देखा होगा, हमने अपने बचपन में देखे हैं। जब गांव में जाते थे, किसी को प्रॉब्लम होती थी, इंजेक्शन लगना होता था, तो उसके पास एक कांच की, एक ग्लास की एक सिरिंज हुआ करती थी, जिसको कभी भी इंजेक्शन करने से पहले वो उनको ट्रांसफर करता था और उनको बोलता था 10 मिनट गर्म पानी में, खौलते पानी में रख करके लेके आइए। तो क्या था उसके पीछे का लॉजिक? व्हाई दे यूज्ड टू डू दैट? आजकल ये क्यों नहीं करते हैं? आजकल ये सिंगल यूज सिरिंज क्यों आने लगे हैं? इसके पीछे का कारण भी तो आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। अब इसकी ही बात कर लेते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा वायल है, इसके अंदर इसको मैं ओपन करता हूं, आपके सामने इसे पूरी तरह से ओपन किया है। अभी ये पूरी तरह से सील है, इसमें कहीं भी टैंपरिंग नहीं हुई है। इसके ऊपर जो आप ब्लू कलर का सील देख रहे हो, वह इस बात की निशानी है कि अभी तक इसे किसी ने छुआ नहीं है। और अगर हम इसको ओपन करते हैं इस तरीके से, तो अब ये जो सील है वो ओपन हो गया है। इसके अंदर का जो एल्यूमिनियम के बीच का सेंटर पॉइंट है, वहां पे आपको एक सेल्फ सीलिंग मटेरियल से बना हुआ रबर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हम इस नीडल को प्रिक करके रखते जाएंगे और उसके अंदर के कंटेंट को लेते जाएंगे और इंसर्ट करते जाएंगे। आप चाह करके भी इसके अंदर के कंटेंट को छू नहीं सकते। जो लिक्विड है इसे आप छू नहीं सकते, आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा। और ये टेम्पर प्रूफ है, वो ये इस बात को दिखा रहा है कि एक बार निकल गया तो दोबारा आप इसको कितना भी चाहे लगा नहीं सकते। ये चीजें क्यों हैं, सबको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बट इन सवालों का जवाब केवल अभी आप सोचते रहिए जब तक ये वीडियो चलता है। प्लीज वेट करिए, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लंबा होगा और आपको ध्यान देने की जरूरत है, साथ देने की भी जरूरत है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल की, या एक और घर के एग्जांपल की। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसे डेली लाइफ में यूज भी करते होंगे एज ए फूड पार्टिकल्स। इसको हम लोग पापड़ के नाम से जानते हैं। क्या कभी सोचा है कि ये जब ये बन रहा होता है तो हम इसको धूप में सुखाते हैं? ऐसी कई चीजें हैं। अगर हमको आम का अचार बनाना होता है तो भी काट करके सुखाते हैं। ये अगर बना बनाया हो और इसे सुखाने से पहले डायरेक्टली हम अपने बॉक्स में रख दे जहां पे आप रखना चाहते हैं, क्या होगा इसके साथ? आपको पता है कि इसमें फंगस ग्रोथ हो जाएंगे, ये डिटोरिएट हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। तो इसको आप ड्राई क्यों करते हो? इस चीजों की जिसमें मॉइस्चर रहता है, इसको हम ड्राई क्यों करते हैं? इसके सवाल का जवाब भी आपके पास होना चाहिए। एक चीज ऐसी है जिसको हम लोग आजकल ऑफनली यूज कर रहे हैं, यह है आपका एंटीसेप्टिक लिक्विड। में से बहुत सारे ब्रांड होंगे, पर एक ब्रांड यह है आपका डिटॉल।
क्यों हम इसको यूज करते हैं, क्यों इसको कपड़ों पे लगा कर यूज करते हैं, क्यों बच्चे की नैपी को धोने से पहले इसमें डिप करते हैं, क्यों फर्श को इससे क्लीन करते हैं, क्यों आपके बॉडी के पार्ट को जहां पे चांसेस हैं माइक्रोबियल कंटामिनेट के वहां से इसको रब करते हैं। और ये भी अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरे पास एक और चीज है जिसको आपको देख करके वो है आपका सैनिटाइजर। आज के डेट में हर एक के पास ये सैनिटाइजर है। इसका यूज हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं जहां पर ससेप्टिबिलिटी होती है कि वहां पे कोई ना कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, तो हम अपने हाथों को इस तरह से या तो डिटॉल से या तो हैंड वॉश करके या तो साबुन से या तो फिर इस तरह के सैनिटाइजर से वॉश करके अपने हाथ को क्लीन करते हैं। ये सारी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं एक चीज को जो दिखाने की कोशिश कर रही होगी वो ये है कुल मिलाकर के कि आपके दिए गए किसी भी सैंपल से, चाहे वो आपका फीडिंग बॉटल हो, चाहे वो टीथर हो, चाहे वो आपके हाउस होल्ड सब्सटेंस हो, खाने पीने की चीजें हो, चाहे वो आपका सिरिंज नीडल या फिर आपका एम्प्यूल वायल क्यों ना हो, उनमें से दिए गए माइक्रोऑर्गेनिज्म को हमको कंप्लीटली हटाना है। ये आपके इस ऑब्जेक्ट का है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन इज एन एब्सोल्यूट टर्म जिसमें हम किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर इनको भी पूरी तरह से हटा देते हैं। तो देखिए, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी गिवन ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग स्पोर, जो कि एक स्पेसिफिक पार्ट होता है बैक्टीरिया का जो स्ट्रॉन्ग इनफ होता है, उसको हटाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, यह है एब्सोल्यूट प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट? अगर आप इस डेफिनेशन में एब्सोल्यूट वर्ड को यूज नहीं करते हैं तो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे जो हमारा एब्सोल्यूट प्रोसेस है इसका मतलब होता है कि या तो ये जो प्रोसेस है वो पूरा 100% होगा या तो 0% होगा। यानी कि हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि 50% स्टरलाइज्ड है और 50% स्टरलाइज्ड नहीं है। यानी कि या ये 100% होगा या ये 0% होगा, 99.9% भी कभी कंसीडर नहीं होगा इन केस ऑफ स्टरिलाइजेशन। तो दिस इज मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट। नाउ एक और चीज हमको जानना है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज द मेथड अवेलेबल फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन करने के कौन कौन से मेथड हैं? बेसिकली दो मेन मेथड हैं, बाकी किसी बुक में 3 भी लिखा हुआ है, बट हम प्रेफर करेंगे 2 मेथड्स को। पहला होगा आपका फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, दूसरा होगा आपका केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो ये 2 क्लासिफिकेशन क्या है, क्या इनके अंदर सब क्लास है, क्या इनके बाइफर्केशन है, इसका जानना बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसी क्लासिफिकेशन को एक बार स्लाइड प्रेजेंटेशन की मदद से देख लेते हैं, फिर वापस आएंगे आपके व्हाइट बोर्ड सेक्शन में। हमने देखा हुआ है कि स्टरलाइजेशन होता क्या है। स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दिए गए ऑब्जेक्ट में से 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं। ये एक एब्सोल्यूट प्रोसेस है। एब्सोल्यूट कहने का मतलब होता है कि या तो ये 100% कंसीडर किया जाएगा या तो 0% कंसीडर किया जाएगा। इसमें हम कभी भी सेमी स्टरलाइज जैसा वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्टरलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऑब्जेक्ट में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली रिमूव कर सकें। बट बात यहाँ पे ये उठती है कि आप ऐसे कौन कौन से तरीके को फॉलो करेंगे, मेथड्स को फॉलो करेंगे जिनके अकॉर्डिंगली हम माइक्रोऑर्गेनिज्म से फ्री ऑफ ऑब्जेक्ट को अटेंड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम पा सकते हैं जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म ना हो। तो उसके मेनली 2 मेथड कंसीडर किए गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो 1-2 मेथड और भी है, बट जो इंपॉर्टेंट है उनका कैटेगराइजेशन कुछ इस तरीके से है। पहला हम उसको क्लासिफाई करेंगे फिजिकल स्टरलाइजेशन मेथड के अंदर, दूसरा उसको हम क्लासिफाई करेंगे केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के अंदर। फिजिकल के अंदर और सब क्लासेस हैं जिसमें से सबसे पहला है आपका सनलाइट, दूसरा है आपका हीट, तीसरा है आपका वाइब्रेशन, चौथा है रेडिएशन और फिर लास्ट है आपका फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन मेथड को हम कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसी कारण से इसको कोल्ड बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपको ये चीज़ याद रहनी होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं फिजिकल के अंदर के एग्जाम्पल और उनके एक्सप्लेनेशन का, तो सबसे पहले आता है सनलाइट। बहुत पहले से ये चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको लंबा पहुंचाना होता है, लंबा टिकाना होता है, तो हम उसको धूप में सुखाते हैं। तो सूर्य से आने वाली लाइट है, लाइट के साथ साथ आपको पता है कि इस लाइट में हीट भी होता है और यूवी भी होते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्ट में से जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है, इन मॉइस्चर को इवेपोरेट करके हटा देते हैं। इसके कारण से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ड्राई हो जाता है। ड्राई ऑब्जेक्ट में एज कंपेयर टू वेट ऑब्जेक्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म को अच्छे से और प्रॉपर तरीके से ग्रो होने के लिए, मल्टीप्लिकेट करने के लिए मॉइस्चर का होना जरूरी है। सो अगर आपने उसको ड्राई कर दिया तो उसमें मॉइस्चर रहेगा नहीं, तो मॉइस्चर नहीं रहेगा तो जो बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको सर्वाइवल करने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है तो अगर आपने पहले से उसमें से वाटर को रिमूव कर दिया तो बाहर से आने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए कोई यहाँ पे न्यूट्रिएंट या फिर एटमॉस्फेरिक सूटेबिलिटी नहीं मिलेगी।
तो वो दोनों ही कंडीशन में पहले भी और बाद में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम हर चीज़ों को सुखाते हैं, अपने घर के एग्जांपल से भी देख सकते हैं। दूसरा जो मेथड है हमारा वो है वाइडली यूज़ किया जाने वाला, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे आगे के व्हाइट बोर्ड सेक्शन में भी, वह है आपका हीट स्टरलाइजेशन मेथड अंडर फिजिकल स्टरलाइजेशन मेथड। इसके अंदर के दो और सब क्लासेस हैं, बायोफर्गेशन है। पहला है आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, दूसरा है आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट मॉइस्ट हीट में आपका एक चीज़ तो कॉमन है, वह है हीट का एप्लीकेशन, क्योंकि उसी का बायोफर्गेशन है। अंतर क्या है, वह है एक ड्राई और दूसरा है मॉइस्ट। मॉइस्ट कहने का मतलब कॉमन सी बात है कि इसमें वाटर या वाटर के मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट तो हो रहा होगा। तो जब दिए गए ऑब्जेक्ट में से अगर हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मॉइस्ट को यूज़ करेंगे ताकि उसको बॉइल्ड किया जा सके इतना प्रेशर के साथ कि वो उसके अंदर जो भी प्रोटीनस कंटेनिंग सब्सटेंस होंगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म के सेल्स होंगे, उनका प्रोटीन कोएगुलेट हो जाए और वो उस प्रोटीन को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ ना कर पाएं, जिससे फाइनली इनकी डेथ हो जाएगी। तो ये हमारा मॉइस्ट हीट होता है। चलिए अब हम उनके बेसिक पॉइंट्स को समझ लें। ड्राई हीट में हम मॉइस्चर का यूज़ नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट हीट अप्लाई करेंगे। और इसके अंदर के और एग्जांपल हैं, उनमें पहला है आपका रेड हीट। रेड हीट जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा हीटिंग प्रोसेस है जहां पे हम ऑब्जेक्ट को तब तक गर्म करेंगे जब तक वो लाल कलर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, क्योंकि जबकि उसे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वो रेड हो जाती हैं। इसी को कहते हैं हम रेड हॉट हीट, या इसे डायरेक्टली रेड हीट भी कहते हैं। अगर हम लोग मान के चलते हैं अपने इनोकुलेटिंग लूप को हमको स्टरलाइज करना है, तो हम इसे एक ऐसे स्पिरिट लैम्प के ऊपर तब तक रखेंगे जब तक ये जो आपका इनोकुलेटिंग लूप है वो रेड हॉट नहीं हो जाता। ये रहा हमारा इनोकुलेटिंग लूप, और इस इनोकुलेटिंग लूप को हम इसके फ्लेम के ऊपर रखेंगे ताकि ये जो इसका लूप है वायर का वो पूरी तरह से लाल हो जाए। तो इसे हम रेड हीट कहते हैं। दूसरा है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाइट के या फिर इस हीट के प्रेजेंस में नहीं लाते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ एक बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस मीडिया प्लेट में हम कोई चीज़ इनोकुलेट करना चाहते हैं या फिर हम प्योर कल्चर के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हम इस प्लेट के चारों तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद स्पिरिट लैंप रखेंगे ताकि स्पिरिट लैंप की जो लाइट निकल रही है, जो फ्लेम से निकलने वाली हीट है, वो इस तरीके से ऑरा बना ले कि इसके थ्रू, इस बैरियर के थ्रू बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म अंदर पेनिट्रेट ना कर पाएं। केवल आपकी वो साइड खाली रहेगी जिस तरफ आप ऑपरेट कर रहे हो, इस तरह से। तो यहाँ पे हम उसको बोलते हैं फ्लेमिंग को यूज करते हुए स्टरलाइजेशन करना। नेक्स्ट है आपका इंसिनरेशन, जहाँ पे हम दिए गए ऑब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा भट्टी में गर्म करते हैं और उसको ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर फर्दर प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट वन इज हॉट एयर ओवन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडर द स्टरलाइजेशन, स्पेसिफिकली अंडर द फिजिकल एंड हीट स्टरलाइजेशन। हॉट एयर ओवन एज इट्स नेम इंडिकेट एक ऐसा ओवन है, एक प्रकार से कह लीजिए एक बक्सा है, एक भट्टी है, जिसके अंदर काफ़ी सारे कैबिनेट होते हैं और एक बाहर एक जैकेट होता है। इस कैबिनेट के अंदर हम अपने दिए गए ऑब्जेक्ट को, जो कि हीट स्टेबल होते हैं, वहां पे रखते हैं और इस मशीन को ऑन करते हैं, तो हीट जो है वो इस मशीन के चारों तरफ सर्कुलेट होते हैं और इस तरीके से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म से फ्री फ्रॉम में आ जाता है। इसके बारे में हम आने वाले टॉपिक्स में डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट वन इज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को हम यूज़ करके हीट जनरेट करते हैं और उसके थ्रू हम बैक्टीरिया को या भी दिए गए ऑब्जेक्ट में से दूसरे तरीके के माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉइस्ट हीट विच इज़ द मोर इंपॉर्टेंट, मोर पावरफुल देन द ड्राई हीट। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़्यादा पावरफुल है, ये हमने बचपन में भी पढ़ा है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट प्रोवाइड करते हैं और ये हीट अगर स्टीम के फॉर्म में हो तो स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। इसके कारण से जो स्टीम है वो आपके ऑब्जेक्ट के सेल में बड़ी ईजी से पेनिट्रेट करता है और पेनिट्रेट करने के बाद उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके कोएगुलेट कर देते हैं। सो ये रहा हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। इस मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के अंदर के 3 सब क्लासेस हैं। पहला है आपका ऐसा जिसमें हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखेंगे, दूसरा है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और तीसरा है आपका अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वन इज रेडिएशन मेथड, और इस रेडिएशन मेथड के अंदर 2 सब टाइप हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा है आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन। इन दोनों को यूज करके हम दिए गए ऑब्जेक्ट में से माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं एंड दिस इज ऑल्सो अनदर गुड इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, जिसमें हम किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट को बिना किसी फिजिकल हीट के कॉन्टेक्ट में लाए डीकंटामिनेट या स्टरलाइज कर सकते हैं। इसके और 2 सब टाइप हैं आपके आयोनाइजेशन के। पहला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरा है आपका पार्टिकुलेट टाइप ऑफ रेडिएशन।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन अंडर द फिजिकल एंड फाइनल वन, दिस इज द फिल्ट्रेशन। इसमें हम दिए गए ऑब्जेक्ट को ऐसे मेम्ब्रेन से फिल्टर करते हैं जहां पे मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर होते हैं, जो होल होते हैं, इनका साइज आपके दिए गए सैंपल में प्रेजेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म के साइज से बहुत छोटा होता है, जिसके कारण से माइक्रोऑर्गेनिज्म इसके थ्रू नहीं हो पाते और वो फिल्टरेट पेपर पे ही अटक जाते हैं और आपके ऑब्जेक्ट में से हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को फिल्टर आउट कर सकते हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए कुछ बेसिक मैकेनिकल यूज मेथड करते हैं, जिनमें से पहला है आपका अर्थनवेयर, जमीनी चीजों को यूज करते हैं, एस्बेस्टोस को यूज करते हैं, सेंटर्ड ग्लास बीड्स को यूज करते हैं और मेम्ब्रेन फिल्टर आते हैं, इसको भी हम यूज करके आपके ऑब्जेक्ट को फिल्टर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ये जो केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है वो आज के डेट में एक प्रिफरेबल मेथड है स्टरलाइजेशन को परफॉर्म करने का। इसके अंदर हम एजेंट जो यूज करते हैं उनको उनके स्टेट के अकॉर्डिंगली दो टाइप में बाइफरगेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट। पहला है लिक्विड, दूसरा है आपका गैसेस। लिक्विड का यूज आज के डेट में हम बहुत ज्यादा ऑफनली कर रहे हैं ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन। वी आर यूज टू वॉश आवर हैंड विद हेल्प ऑफ डिफरेंट एथेनॉल, दैट इज आल्सो कॉल्ड द स्टरलाइजेशन एजेंट, और वी कैन से सिंपली अ सैनिटाइजर। सो अंडर दिस एग्जांपल ऑफ लिक्विड देयर आर फॉलोइंग एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अल्कोहल, एल्डिहाइड, phenol, halogen, heavy metal, surface active agent, also abbreviated as surfactant, and finally dyes. We use this chemical to get sterilized object, and this is very used method nowadays. Next one is gases method of sterilization. इसके अंदर हम यूज करते हैं गैसेस को, जहां पे हम फॉर्मेल्डिहाइड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और फॉर्मेल्डिहाइड को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसका जो डेरिवेटिव है फॉर्मेलिन, इनको भी हम किसी भी दिए गए स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। अंडर द गैसेस देयर इज अनदर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड इथिलीन ऑक्साइड, अनदर यूजफुल स्टरलाइजिंग एजेंट, एंड नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा। तो अभी की वीडियो में हमने ये चीज देखी साफ साफ कि जो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है इसमें फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और उसके अंदर भी बाइफरकेशन करेंगे तो जो फिजिकल मेथड है वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, काफी ज्यादा वैरायटीज के इसमें होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अगले ही सेक्शन पे। थैंक यू। अभी हमने देखा कि कितने मेथड्स होते हैं स्टरलाइजेशन के। नाउ आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन, कि हम क्यों करें स्टरलाइजेशन, क्या इंपॉर्टेंस होता है उस स्टरलाइजेशन का, ना केवल आपके स्टडी माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि डेली लाइफ से भी क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और अगर ये नहीं करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान हमको अपनी लाइफ के साथ झेलना पड़ सकता है। हालांकि एग्जांपल से आप समझ गए होंगे, फिर भी पहला लेते हैं कि एक ऐसा नीडल लेते हैं, एक ऐसा सीरीज लेते हैं जिसमें आपको कोई भी ड्रग को इंजेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर पेशेंट के में बॉडी में, किसी भी रूट को फॉलो करते हुए, पैरेंटल है, चाहे वो आईवी दे दीजिए, चाहे आईएम दे दीजिए, चाहे एससी दे दीजिए, खासकर कंसीडर करना होगा हमको आईवी के रेस्पेक्ट में। तो ये रहा आपका नीडल, ये रहा आपका सीरीज, और इसके अंदर जो ब्लू कलर में देख रहे हैं वो है आपका ड्रग जिसको आपको इंजेक्ट करना है। क्या होगा अगर इस नीडल में ये माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है? अगर मैंने नीडल को छू लिया, जैसे ये मेरे नीडल है, इस नीडल को मैंने छू लिया है, अपने गंदे हाथों से छू लिया है या किसी सरफेस पे रख दिया है, इसके बाद इसमें से मैं ड्रग निकाल करके इंजेक्ट करता हूं तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म तो नीडल पे आ गए। अगर आपका ड्रग कंटामिनेटेड है, अगर ये हमारा जो ड्रग है ये ओपन हो गया है और इसको उस तरह से ओपन करके रख दिया गया है, उसके बाद हम इसको यूज कर रहे हैं, ये तो आपका स्पेसिफिकली वायल्स है तो मल्टीपल यूज कर सकते हैं। एमप्यूज में तो एक बार कोला तोड़ा उसके बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते, बट अगर आपने थोड़ी देर बाद यूज करने की कोशिश करी तो आपके ड्रग के कंटेंट में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। सो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म फाइनली आपके किस में आ चुका है, या तो नीडल में या तो सिरिंज के अंदर रखे गए आपके ड्रग के साथ। अब ये जो इंजेक्ट होगा किसी व्यक्ति में तो वो व्यक्ति के अंदर एंटर करेगा कि नहीं करेगा, और ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो सीधा आपका इंट्रावेनस आईवी में है। तो ये पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे जिसको ये ड्रग आपने इंजेक्ट किया है। फिर उसकी बॉडी में ये मल्टीप्लिकेशन करने लगेंगे और उसको सीवियर इवन डेथ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये हमको नहीं होने देना है, इसको रोकना है, इसीलिए हम इस सिरिंज का, इस नीडल का स्टरलाइजेशन करेंगे, या करते थे कह लीजिए पुराने टाइम में। अब तो सिंगल यूज आता है, एक बार ऑलरेडी स्टरलाइज्ड है, ओपन किया, यूज किया, थ्रो किया, तो यहां पे हमको बार बार उसको स्टरलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लास के जो सिरिंज नीडल आते थे पहले उसको यूज करते थे। दूसरा, आपका जो कंटेंट है जिसमें मेडिकामेंट रखा हुआ है उसको भी स्टरलाइज करना पड़ेगा। ये जो हमने लिया हुआ है, चाहे वो एम्प्यूल हो चाहे वायल हो, इसको जब पैकिंग कर रही गई होगी तो इसके कांच के कंटेनर को पूरी तरह से स्टरलाइज किया गया होगा। इसके ऊपर कई सारे क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर चेक किए गए होंगे, चाहे वो आपका जो प्रेजेंस ऑफ ब्लैक पार्टिकल और व्हाइट पार्टिकल जिसको हम लोग क्लैरिटी टेस्ट बोलते हैं वो हो, प्रेजेंस ऑफ पैराजन हो वो भी किया गया होगा, ग्लास के इनर्ट की चेकिंग की गई होगी, लीकेज टेस्ट किया गया होगा, ऐसे कई सारे टेस्ट किए गए होंगे। फाइनली तब जाकर के ये बना होगा, और इसके अंदर के जो कंटेंट मेडिकामेंट है इसको बनाते टाइम भी पूरी तरह से स्टरलाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो किया गया होगा, तभी जाकर के ये चीजें आई हैं मार्केट में। दूसरा, अगर हमारे पास कोई कल्चर है जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है,
इसमें मिक्स कल्चर है। मिक्स कल्चर है मतलब देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कलर का भी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। जस्ट फॉर एग्जांपल कलर मैंने दिया हुआ है ताकि हम पता लगा सके कि यहाँ पे एक से ज्यादा टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। ग्रीन टाइप का एक तरीके के माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड वाला दूसरे टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाला अलग टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक वाला अलग टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें एक से अधिक टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स कल्चर। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो मिक्स कल्चर में से हमको किसी एक तरीके के माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना होता है स्पेसिफिकली, तो इसे हम बोलते हैं प्योर कल्चर टेक्निक। तो इसमें से अगर हम सैंपलिंग ट्रांसफर करते हैं, जैसे मान लीजिए एक तरीके की बैक्टीरिया को ट्रांसफर करने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर भी लेते हैं, ऐसा मान भी लेते हैं कि आपने इसमें से प्योर माइक्रोऑर्गेनिज्म को एक टाइप को ट्रांसफर तो कर दिया, इसमें से मिक्सचर में से आपने ग्रीन टाइप को ट्रांसफर कर दिया, बट ये चीज आप भूल गए कि ट्रांसफर करने के पहले जिस ग्लास वेज को आप यूज करने वाले थे, जिस पे आपको ट्रांसफर करना था, जिस पेट्री प्लेट में ट्रांसफर करना था, उसको आपने स्टरलाइज नहीं किया। नाइदर यू हैव यूज्ड स्टरलाइजेशन के लिए आपने ना हॉट एयर ओवन यूज किया, ना ऑटोक्लेव यूज किया, ना केमिकल मेथड को फॉलो किया, ना किसी अदर तरीके के मेथड को फॉलो किया। सो क्या होगा, इस ग्लास वेयर में जो पहले से प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो पूरे के पूरे सैंपल को कंटामिनेट कर देंगे। इनके कंटामिनेट करने की वजह से आपका मिक्स कल्चर में ये रेड कलर के यहां पे जो आप देख रहे हो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगेंगे। फिर ये कैसा प्योर कल्चर कहलाएगा? क्यों कहलाएगा ये प्योर कल्चर? क्योंकि अब उसमें तो मिक्सअप हो गया है, उसने आपके ऑब्जेक्टिव को खराब कर दिया, उसने ट्रांसफर किए गए बैक्टीरिया के जो स्पेसिफिक टाइप्स हैं उसको खराब कर दिया। तो इनको भी ना हो, ये भी प्रॉब्लम ना देखने को मिले, इसीलिए हम आपके ग्लास वेयर्स को पूरी तरह से स्टरलाइज करते हैं सुटेबल मेथड को फॉलो करते हुए। क्या क्या मेथड है वो तो आपने देखा यहाँ पे वीडियोस में। कब किसको सिलेक्ट करेंगे, क्या मेरिट्स क्या डिमेरिट्स है, वो आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। इसके बाद अगला देखिए, सर्जरी करनी है किसी व्यक्ति की, टांका लगना है, बड़ा सीवियर ऑपरेशन करना है, मेजर ऑपरेशन करना है, लिगेचर एंड सूचर को हमको यूज करना है, तो वो तो इंटरनल पार्ट है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये अगर आपका जो सूचर और लिगेचर है ये स्टरलाइज नहीं होंगे, तो ये जो आपका सुई जैसा स्ट्रक्चर है, बोल लीजिए आपके रफ लैंग्वेज में समझने के लिए, और ये जो धागा है हम सूचर लिगेचर बोलते हैं, ये अगर स्टरलाइज नहीं होगा तो वो अंदर तो पूरा कंटामिनेट कर देगा। अगर इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं तो इट विल कंप्लीटली ग्रो इनसाइड योर बॉडी, क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेंगे, उनको ह्यूमिडिटी मिलेगी, उनको ब्लड मिलेंगे, तो ये उनकी ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होगा, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसको भी हमको ऐसा ना हो, इसीलिए हमको स्टरलाइज करना पड़ेगा सूटेबल मेथड को फॉलो करते हुए। फाइनली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोविड-19 का केस बड़ा कॉमन हो चुका है, आप सब इसको जानते हैं। अगर ये एक ऐसा व्यक्ति है हु इज इन्फेक्टेड विद कोविड-19, अब ये हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेट किया गया है और उसके ट्रीटमेंट चल रही है, इसके क्लॉथ्स वगैरह, इसके जो बेडशीट वगैरह हैं वो भी इन्फेक्टेड हो गए होंगे। सो अगर मैं वापस से कुछ दिनों बाद कोई दूसरा पेशेंट आता है हु इज हेल्दी, तो हम हेल्दी वाले को वही कमरा, वही बेड, वही एटमॉस्फेयर बिना क्लीन करे, बिना सैनिटाइज करे क्या दे देंगे? और अगर दे देते हैं तो क्या होता है? तो देखिए, दे देते हैं तो ये जो हेल्दी व्यक्ति है, रेड कलर रिप्रेजेंट इन्फेक्टेड, ब्लू कलर रिप्रेजेंट हेल्दी, एंड द कन्वर्जन ऑफ ब्लू इनटू रेड, दैट इज अ माइग्रेशन फेज। ये दिखा रहा है कि अब वो धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो रहा है, एंड वंस ही गेट कंप्लीटली इन्फेक्टेड, ये आप आगे बढ़ा सकते हैं रेड को, वो कहलाएगा पूरा इन्फेक्टेड। तो वो इन्फेक्टेड व्यक्ति कभी और किसी के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि इसको तो नहीं पता ना कि वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो तो कुछ कॉमन से ट्रीटमेंट करने के लिए आया हुआ था, बट वो आपने साफ नहीं किया था बेडशीट वगैरह, रूम वगैरह, बेड्स वगैरह, तो वो इन्फेक्टेड हो गया। अब ये ऐसे मल्टीपल लोगों से मिलेगा, देखिए चैन बनता जाएगा, कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। हमारी एक गलती कि हमने इनके यूज किए गए गारमेंट्स को, इनके बेडशीट को, बेड को, एटमॉस्फेयर को और भी यूटेंसिल्स को हमने स्टरलाइज नहीं किया। अगर वो कर दिए होते तो ये जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता ही नहीं। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हमको इसको स्टरलाइज करना पड़ता है। इसके और भी कई सारे टाइप्स हो सकते हैं जिनको धीरे धीरे हम समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक टर्म्स। हम जब स्टरलाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो ऐसे टर्म्स हमारे पास बहुत बार आएंगे, तो हमको वो चीजें क्लियर होनी चाहिए ताकि आने वाले पार्ट्स में जब हम हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, फिजिकल के जो और एग्जांपल है, सनलाइट, केमिकल के जो एग्जांपल है, लिक्विड गैस, इनको आसानी से समझ सकेंगे। पहला जो वर्ड यूज करने वाला हूं वो है मेरा सीडल। दिस इज एक्चुअली वर्ड। इसके पहले कुछ चीजें लग सकती हैं। कैसे लग सकती हैं? वो किसके रेस्पेक्ट में? पहले सीडल का मतलब समझ लीजिए। दो वर्ड्स होते हैं, एक सीडल और दूसरा आगे आप देखोगे स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को आगे बढ़ने से रोक दे, लेकिन कंप्लीटली किल नहीं करेगा, ये स्टैटिक कहलाता है, स्टेबल कर देगा। लेकिन सीडल का मतलब यह है कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से फिनिश्ड कर देगा। देयर विल बी नो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन योर गिवन सैंपल। तो ये जो एबिलिटी है किसी भी
एजेंट की, वो सीडल एक्टिविटी कहलाती है। अब वो किस तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली किल करेगा, वो उसके पहले लगा हुआ ये सीडल है, ये भी हमारा सीडल है, तो इसके पहले क्या लगा है, इसके पहले लगा है बैक्टीरिसीडल। दैट मींस एक ऐसी एबिलिटी जो बैक्टीरिया को कंप्लीटली किल कर दे रहा होगा। उसी से मिलता जुलता है फंगीसीडल। सीडल भी ऑलवेज भी कॉमन, किसको खत्म कर रहा है, फंगी को खत्म कर रहा है। नेक्स्ट है आपका वायरसीडल, यानी कि वायरस को खत्म कर देगा। सो सीडल मतलब जो कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, दिए गए माइक्रोऑर्गेनिज्म को, दिए गए ऑब्जेक्ट में से कंप्लीटली खत्म कर दे, एबिलिटी रखे, ये सीडल एक्टिविटी कहलाती है। फार्माकोलॉजी में हमने एंटीबायोटिक्स के अंदर पूरा चीजें कवर करी हुई हैं। नेक्स्ट है आपका डिसइंफेक्शन। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कंफ्यूजन लाइज करता है कि डिसइंफेक्शन क्या है और स्टरलाइजेशन क्या है। क्या हम इस तरह के डेटॉल यूज करेंगे तो वो स्टरलाइजेशन कहलाएगा? नहीं, ये स्टरलाइजेशन नहीं कहलाएगा। आप हैंड वॉश यूज करोगे तो वो भी स्टरलाइजेशन नहीं कहलाएगा। दैट मे बी कंसीडर एज अ डिसइंफेक्टेंट। सम केस को अगर हम छोड़ दें तो कैसे? डिसइंफेक्शन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन एक्सेप्ट बैक्टीरियल स्पोर। आप लगभग काफी सारे टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म को, पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को तो हटा दोगे दिए गए ऑब्जेक्ट में से बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ केमिकल्स, लेकिन उसमें से बैक्टीरिया के स्पोर को नहीं हटा पाएंगे। अगर आपको ये चीज याद होगी, टीवी में अगर आप ऐड देखते हैं, चाहे वो डेटॉल का हो, चाहे वो लाइजॉल का हो, या किसी और तरह के साबुन का, लाइफ बॉय का, डेटॉल, किसी का भी ऐड हो, आप देखते हैं कि एक गोल से सर्कल से जर्म को हटाते हैं। अगर ये गोल सर्कल दिखाता है, इसमें बहुत सारे जर्म्स दिखाते हैं, इनको अपने साबुन यूज करने के बाद आप देखते हैं कि पूरा साबुन में से ये जो गोल में से माइक्रोऑर्गेनिज्म था वो खत्म हो जाता है, केवल एक वो बचा देते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से खत्म करना गलत हो जाएगा, गलत इंडिकेशन हो जाएगा। सो यही है हमारा डिसइंफेक्शन कि आप पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म कर पाओगे, बट स्पोर को खत्म हम नहीं कर पाएंगे। अगला है आपका क्रिटिकल ऑब्जेक्ट। नाउ इट इज अ क्लासिफिकेशन एक्चुअली। आप जिस ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करने वाले हो वो ऑब्जेक्ट किस कैटेगरी का है? क्या वो आपका क्रिटिकल है, क्या वो सेमी क्रिटिकल है, क्या वो नॉन क्रिटिकल है? व्हाट डज इट मीन कि हम जिस ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करने वाले हैं, क्या उसका स्टरलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके बिना आपको यूज करना ही नहीं है? क्या थोड़ा बहुत अगर सेमी स्टरलाइज होगा तो भी चलेगा? लेकिन मैंने पहले ही कहा कि सेमी स्टरलाइज जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे करना नहीं करना एक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। और तीसरा होता है नॉन क्रिटिकल, जिसमें हम अगर नहीं भी चाहें तो उसको स्टरलाइज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, देखिए। पहला हमारा क्रिटिकल ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हाई रिस्क पे हो सकते हैं इन्फेक्शन के। अगर हमने उसको स्टरलाइज नहीं किया तो दे में कन्वर्ट इनटू हाई रिस्क ऑब्जेक्ट सो दैट दे में कॉज इन्फेक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी स्टरलाइज। सो वी हैव टू स्टरलाइज, वी ऑट टू स्टरलाइज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इफ यू आर अबाउट टू यूज दैट। एग्जांपल क्या है? अगर आप सर्जरी करने वाले हैं, अगर किसी की मेजर सर्जरी होने वाली है, फोर्सेप्स यूज करने वाले हैं, स्पैचुला यूज करने वाले हैं, सूचर, लिगेचर यूज करने वाले हैं, या कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट यूज करने वाले हैं जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आएगा उनके इंटैक्ट ऑर्गन के साथ में। आई रिपीट, इनके इंटैक्ट ऑर्गन के साथ कांटेक्ट में आएगा। अगर ऐसे ही छू छू के कैंची को, सूचर को, लिगेचर को, आपने दूसरी चीजों को, फोर्सेप्स को अगर छू दिया, अंदर रख गए, तो वो तो पूरे माइक्रोऑर्गेनिज्म ट्रांसफर हो जाएंगे। उसको फिर आपने स्टिच करके बंद कर दिया और अंदर पूरी सेप्सिस हो जाएगी, पस बनने लगेगा, लीकेज होने लगेगी, फिर उसकी जान बचना भी मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे आपके इंटैक्ट ऑर्गन के, वो कहलाते हैं क्रिटिकल ऑब्जेक्ट। उनका किसी भी हालत में स्टरलाइजेशन करना ही करना है। इसीलिए हॉस्पिटल में बड़े बड़े लेवल का इक्विपमेंट, ऑटोक्लेव वगैरह रखे जाते हैं। अगला है सेमी क्रिटिकल, ऐसे चीजें जिनका स्टरलाइजेशन करना जरूरी है बट वो उतने ज्यादा डेंजरस इफेक्ट नहीं करेंगे अगर वह इन्फेक्टेड हो गए तो। जैसे एनेस्थीसिया के जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे मास्क हम लोग लगाते हैं, इसमें गैस फ्लो होती है, इनहेलेशन गैस के, वो अगर पूरी तरह से नहीं भी हुआ तो डेंजर तो है। मेरा मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल सेफ है, अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सिर्फ मैं अंतर रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि हाई रिस्क, मीडियम रिस्क या लो रिस्क, रिस्क के लेवल के। बट लो रिस्क का मतलब भी रिस्क है, भले वो कम है बट कंपैरेटिवली कम है। तो आपका एनेस्थीसिया का इक्विपमेंट है, एंडोस्कोपी करने के लिए जो कैमरा वगैरह फिट करते हैं हम लोग, केबल वगैरह यूज करते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन उतने डेंजरस नहीं होंगे जितने कि आपके डायरेक्ट इंट्रावेनस पैरेंटरल में जाने वाले ड्रग के साथ में। तीसरा है आपका नॉन क्रिटिकल, एज इट्स नेम इंडिकेट, ये उतने ज्यादा डेंजरस नहीं होंगे अगर वो स्टरलाइज नहीं भी किए गए तो। एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जब हम कफ यूज करते हैं, जो आपके हाथ में यहाँ पे बांधा जाता है, इसको इन्फ्लेम करते हैं, तो ये आपके इंटैक्ट बॉडी में तो है, लेकिन डायरेक्टली आपके म्यूकस मेम्ब्रेन और दूसरे टाइप्स ऑफ इंटरनल पार्ट तक कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए यहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो स्किन है विच इज अ वेरी गुड बैरियर अगेंस्ट सच काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि उनको अंदर पेंट्रेट होने नहीं देगा। तो ये हो गया हमारा नॉन क्रिटिकल। अगला है हमारा एंटीसेप्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट? देखिए,
इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। एंटीसेप्टिक कहने का मतलब होता है एक ऐसा एजेंट जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, सी दिस, इसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई करते हैं ताकि उसके अंदर के जो कंटामिनेटेड है उसको खत्म कर सकें। हम लोग बात करते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम की, बीटाडीन की, पोविडोन, आयोडीन की, ये हम अपने हाथ में अप्लाई करते हैं। या हम लोग अगर बात करते हैं किसी भी इस तरह के सैनिटाइजर, डेटॉल की, तो हम लोग अपने हाथ में यूज करते हैं। बोरोलिन इज एंटीसेप्टिक क्रीम, जो आपके हिमालय का एंटीसेप्टिक क्रीम आता है वो भी, ऐसे कई चीजें हैं जो एंटीसेप्टिक क्रीम को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट है वो बेसिकली नॉन लिविंग चीजों में यूज किया जाता है। फर्श हो गए, टेबल हो गए, पेन पेंसिल हो गए, प्लास्टिक मटेरियल हो गए, उन पे हम यूज करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों पे यूज कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल है आपका डेटॉल। इसको अगर हम डाइल्यूट करें तो अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, बॉडी के पार्ट को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं, और इसको अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही यूज करें तो आप अपने फर्श को भी साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो डिपेंड्स, उस तरह की चीजों को हम यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा जो नेक्स्ट टर्म वो है स्टेरिलाइज्ड। नाउ दिस इज द एब्रिवेटेड वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। नाउ दिस इज नॉट स्टेरिलाइज्ड, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं हॉट एयर ओवन या तो ऑटोक्लेव की मदद से इसको ट्रीट कर रहा हूं। अब इस ट्रीट होने के बाद इसमें से पूरे माइक्रोऑर्गेनिज्म गायब हो जाएंगे, बिकॉज स्टेरिलाइजेशन इज 100% एब्सोल्यूट टर्म। तो ये प्रोसेस जिसके थ्रू ये बन रहा है वो कहलाता है स्टेरिलाइजेशन। और स्टेरिलाइजेशन होने के बाद जिसमें 0% माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा, नाउ दिस ऑब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्टेरिलाइज्ड, यानी कि ये पूरी तरह से स्टेरिलाइज हो चुका है। तो ये हमारा वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है पैरेंटल, जिसको आप जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है आपने। पैरेंटल का मतलब था पैरा प्लस एंटेरल, यानी कि कोई भी ड्रग जो कि आपके ओरल रूट को छोड़ करके, इंटेस्टाइन को छोड़ करके, पैरा मतलब अपार्ट फ्रॉम, इंटेरल मतलब इंटेस्टाइन, इनको छोड़ करके पहुंचे, तो ओरल रूट तो इंटेस्टाइन में जाएगा ही जाएगा। आप आईवी लगा रहे हैं, आईएम लगा रहे हैं, एससी लगा रहे हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पैरेंटल, स्पेसिफिकली विद स्पेशल रेफरेंस टू दिस टॉपिक फॉर आईवी। तो ये आईवी को रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्ट है ट्रांसफरेबल, या इसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल या कंटेजियस डिजीज। इसका मतलब क्या होता है, ये वाला एग्जांपल आपको समझा रहा है कि क्या वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको अगर आपने ट्रीट नहीं किया, इमीडिएट एक्शन नहीं लिया, उसके चेन को ब्रेक नहीं किया, तो वो कम्युनिटी स्प्रेड में मूव कर सकता है क्या। तो ये अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कांटेक्ट करने से, टच करने से, स्नीजिंग, कफिंग, इस तरीके के पास में आने से, ड्रॉपलेट्स के थ्रू मूव कर रहे हैं क्या, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल, कंटेजियस या स्प्रेडिंग डिजीज। तो आज के पहले पार्ट में हमने बेसिकली एग्जांपल लिया अपने घर का, आगे भी मैं पूरे घर का ही एग्जांपल लूंगा, आपके छोटे छोटे चीजों को ही, कुकर को लेकर के, आपके जो माइक्रोवेव ओवन है इनको लेकर के हम समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में स्टेरिलाइजेशन होता क्या है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, दिस पार्ट आर सो इंपॉर्टेंट, ये लंबे भी बनेंगे और इसके कई सारे पार्ट्स भी बनेंगे। सो इफ यू रियली वांट टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट देन प्लीज वेलकम टू आवर चैनल। और अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ 5 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, शॉर्टकट से निपट जाए, तो आई एम सो सॉरी, आप दूसरे चैनल में सर्च कर सकते हैं, बिकॉज वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, एंड टाइम जितना भी लगे डजंट मैटर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इसका जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद यहां से आप ले सकते हैं, मैं हट जाऊंगा। थैंक यू, टेक केयर।